निवेश निवेश को राष्ट्रीय आय के अध्ययन में किसी निश्चित समय अवधि में कुल उत्पादन के उस भाग के रूप में देखा जाता है जिसमें नई पूंजी का निर्माण तथा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन और व्यावसायिक अवशिष्ट माल की सूची में वृद्धि होती है। विनियोग नई पूंजीगत वस्तुओं या पूंजीगत परिसंपत्तियों को क्रय करने के लिए एक निश्चित अवधि में किए गए व्यय का प्रवाह है। निवेश से संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। सबसे पहले किन्स ने जो निवेश की परिभाषा दी है वो देखते हैं। किन्स के अनुसार विनियोग से हमारा अभिप्राय एक समयावधि के अंतर्गत उत्पादन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य में होने वाली चालू वृद्धि है। इसके बाद हम प्रोफेसर जॉन रॉबिन्स की परिभाषा को लेते हैं। जॉन रॉबिन्स के अनुसार नया निर्माण कार्य या नया कारखाना लगाने से पूंजी में जो वृद्धि होती है वही विनियोग कहलाता है। फिर प्रोफेसर क्राफ्टर के अनुसार आय का वह भाग जो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किया जाता है विनियोग कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं विनियोग के प्रकार। सबसे पहले हम लेते हैं स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश को। स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। स्वायत्त निवेश का अभिप्राय उस निवेश से है जो आय के स्तर से स्वतंत्र तथा आय बेलोज होता है। यानी ऐसा निवेश जो आय में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, यानी आय में होने वाले परिवर्तनों का जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्वायत्त निवेश आय निरपेक्ष होता है। आय की मात्रा स्थिर रहते हुए भी स्वायत्त निवेश में परिवर्तन हो सकता है या आय की मात्रा परिवर्तित होने पर भी स्वायत्त निवेश स्थिर रह सकता है। स्वायत्त विनियोग की मात्रा को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले जो कारक है वो उनमें है नवाचार, आविष्कार, जनसंख्या वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजनीतिक परिस्थितियां, युद्ध, श्रमिकों के आंदोलन आदि ऐसे कारक हैं ये जो स्वायत्त निवेश को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक विस्तार के उद्देश्य से सरकार द्वारा किया गया निवेश भी स्वायत्त विनियोग का ही उदाहरण है। जैसे सरकार द्वारा सड़कों का निर्माण करवाना, अस्पतालों, विद्यालय, भवनों का निर्माण, अनुसंधान या विकास पर जो भी व्यय किया जाता है वो स्वायत्त विनियोग के ही उदाहरण है। अब चित्र में जो स्वायत्त निवेश का जो वक्र होता है वो क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है, यानी पड़ी हुई रेखा के रूप में। जैसे यहाँ पर आय में वृद्धि होने से स्वायत्त निवेश OI 0 ये स्थिर रहता है, यानी आय के घटने या बढ़ने से स्वायत्त निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यानी पहले भी OI 1 0 था जब Y 0 होती है। अगर आय का स्तर बढ़ के Y1 हो जाता है तो भी ये स्वायत्त निवेश OI 0 पर ही स्थिर रहता है। अब यदि जैसे जनसंख्या वृद्धि हो जाए या नवाचार हो जाए या आविष्कार हो जाए तो जो स्वायत्त निवेश का जो वक्र है वो
परिवर्तित होके ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ऊपर की ओर ये विवर्तित हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरित निवेश, इंड्यूस निवेश, इन्वेस्टमेंट। प्रेरित निवेश का अभिप्राय उस निवेश से है जो लाभ तथा आय के स्तर से प्रभावित होता है। प्रेरित विनियोग प्रत्यक्ष रूप से आय के परिवर्तन द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात प्रेरित निवेश आय सापेक्ष होता है। प्रेरित विनियोग की मात्रा आय में कमी या वृद्धि होने पर प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, यानी आय में कमी या वृद्धि होने से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है, जिसकी पूर्ति के लिए उद्यमी विनियोग करने को प्रेरित होते हैं। यानी लाभ प्राप्ति की आशंकाएं होने पर उद्यमी निवेश करने को प्रेरित होते हैं, तो उसे प्रेरित निवेश कहा जाता है। इस प्रकार स्वायत्त निवेश बाहरी तत्वों से प्रभावित होता है, जबकि प्रेरित निवेश आंतरिक तत्वों, आय के स्तर या आय में परिवर्तन, उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन, स्थायी पूंजी के स्टॉक आदि से प्रभावित होता है। प्रेरित निवेश का वक्र ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि आय का स्तर बढ़ने पर प्रेरित निवेश बढ़ता है। आय का स्तर Y1 होने पर निवेश I1 होता है। आय का स्तर बढ़ के Y1 से Y2 होने पर प्रेरित निवेश I1 से बढ़ के I2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं सकल निवेश और विशुद्ध निवेश में अंतर। सकल निवेश को कुल निवेश भी कहा जाता है। सकल निवेश या कुल विनियोग किसी निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में हुए वास्तविक विनियोग की मात्रा को बताता है। कुल विनियोग की संपूर्ण मात्रा का उपयोग अर्थव्यवस्था में नवीन पूंजी निर्माण या उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए ही नहीं होता, बल्कि इसका एक भाग रखरखाव, मूल्यह्रास आदि के अनुसार उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए होता है। कुल विनियोग का वह भाग प्रतिस्थापन निवेश के रूप में होता है। अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में हुई शुद्ध वृद्धि शुद्ध विनियोग कहलाता है। इसलिए विशुद्ध विनियोग सकल निवेश में से मूल्यह्रास या टूट फूट या मरम्मत पर जो व्यय होता है उसको निकालने के बाद में जो शेष रहता है वो विशुद्ध विनियोग कहलाता है। यानी विशुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, और सकल निवेश विशुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास, इन दोनों का योग होता है। इसके बाद हम नियोजित विनियोग तथा अनियोजित विनियोग के बारे में देखते हैं। नियोजित विनियोग वह विनियोग है जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। भविष्य में लाभ प्राप्ति या उत्पादन लागतों में
कमी करने, कीमतों में भविष्य में वृद्धि की आशंसा आदि हेतु किया गया विनियोग नियोजित या ऐच्छिक विनियोग कहलाता है, जबकि अनियोजित विनियोग वह है जो बिना किसी उद्देश्य या योजना के किया जाता है। या कभी बाजार में बिक्री के अभाव में व्यवसायियों के पास वस्तुओं का स्टॉक रह जाता है, अथवा बाजार अवरोधों जैसे हड़ताल, बंद, युद्ध, प्रतिबंध आदि के कारण भी वस्तुओं का अनावश्यक स्टॉक जमा हो जाता है, तो ये अनियोजित या अनैच्छिक विनियोग कहलाता है। किन्स के अनुसार अधिक मात्रा में तरल पूंजी का जमा होना अनैच्छिक या अनियोजित विनियोग है। सार्वजनिक विनियोग। सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किया गया विनियोग सार्वजनिक विनियोग कहलाता है। सार्वजनिक विनियोग अधिकतर समाज कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होते हैं। सार्वजनिक विनियोग सड़क, रेल, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य जन सुविधा के कार्यों हेतु किया जाता है। फिर एक निवेश व्यक्तिगत विनियोग भी होता है। व्यक्तिगत विनियोग या निवेश दो प्रकार का होता है। पहला वित्तीय विनियोग और दूसरा वास्तविक विनियोग। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय विनियोग। वित्तीय विनियोग जब कोई व्यक्ति अपनी आय का एक भाग किसी कंपनी के अंशपत्र, सरकारी बॉन्ड आदि खरीदने में वे करता है तो इसे वित्तीय विनियोग कहा जाता है। जबकि वास्तविक विनियोग आय का वह भाग है जो नवीन पूंजी निर्माण जैसे नई फैक्ट्री लगाना या मकान बनाना आदि में वे करता है। वास्तविक विनियोग के कारण वास्तविक पूंजी में वृद्धि होती है, जबकि वित्तीय विनियोग के कारण पूंजी की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह केवल एक व्यक्ति से दूसरे को आदान प्रदान होता है, जबकि वास्तविक विनियोग से वास्तविक पूंजी में वृद्धि होती है। इसलिए वास्तविक विनियोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तविक विनियोग के उदाहरण हैं स्थिर यंत्र, मशीनें, अचल पूंजी, कच्चे माल का स्टॉक, आवासीय भवन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, विशुद्ध विदेशी विनियोग आदि ये वास्तविक विनियोग के उदाहरण हैं।